बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमन आपको भी गुड मॉर्निंग। थैंक यू अबूज़र। और नाज़रीन, जैसे कि इंटरनेशनल इवेंट्स भी बहुत हो रहे हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आज के दिन की मुनासबत से एक और बहुत अहम इवेंट आज एक है हमारे लिए। वो ये है कि सीमन हाशमी हमारी को होस्ट की आज बर्थडे है। और सीमन आपको हैप्पी बर्थडे फ्रॉम माई सेल्फ एंड 24/9 की टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे, खुशियाँ दे और हमेशा आबाद। अच्छा, आई हैड द आइडिया दैट यू विल विश मी ऑन एयर, लेकिन जब आपने कहा कि आज दुनिया भर में बड़े इवेंट्स हैं, इंटरनेशनल डेज भी हैं, मेरी बर्थडे कभी इंटरनेशनल डे तो नहीं थी। हैप्पी बर्थडे आपकी इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है। Oh, that is so sweet of my team. Thank you so much, everyone. नोमान, सवेरा, अहमद, अली, फरासत और अबूज़र। और सीमल, जैसे कि ये थोड़ा सा एक हमने कोशिश की है हमारी टीम ने, तो आपको बर्थडे विश करने के लिए हैप्पी बर्थडे। और हमेशा जो दुआएं हमने आपके लिए दी हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल करे और हमेशा खुश रहें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। और आई थिंक ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो आप आपस में सेलिब्रेट करके अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, अपनी मोटिवेशन इकट्ठी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत डाउन जा रही थी सारी चीज़ें। तो एकदम से जब मैंने ये देखा और मेरी टीम ने किया और मुझे आई हैड नो आइडिया ऑनेस्टली, सो एक मोटिवेशन सी फील हुई। तो आई थिंक ये वो चीज़ें हैं, जो जेस्चर्स हैं, जो हमें रूटीन का हिस्सा अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए बना लेना चाहिए। बिल्कुल। अब चूँकि बहुत सी बातें हैं, इसमें आज एक और अहम बात वो है डेमोक्रेसी। जमहूरियत का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ चूँकि हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जमहूरियत है क्या और किस तरह से जमहूरियत को बेसिकली उसका मीनिंग क्या है। लोग कह तो देते हैं कि जी जमहूरियत का आलमी दिन है, जमहूरियत का आलमी दिन है। जमहूरियत है क्या, इस पर भी हमने आज बात करनी है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी रन डाउन पर नजर डाल लेते हैं। जी बिल्कुल, देख लेते हैं आज की हमारी टॉप स्टोरीज क्या हैं। जमहूरी इदारों को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मौजें खत्म, छुट्टियां खत्म, मुल्क भर में तालीमी इदारे महलावार खुल गए। 9वीं और 10वीं क्लासों का आगाज, जामियात और कॉलेजेस भी खुल गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रेप के मुजरिमों को नामर्द बनाने के लिए कानून की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर फैसल वाबदा ने बिल के ड्राफ्ट पर काम शुरू कर दिया। जिनसी तौर पर नाकारा बनाने के लिए कीमियाई या सर्जिकल तरीक़ेकार अपनाया जा सकता है। लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त हो गई। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किए गए मुलजिम शफकत ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। DNA भी मैच कर गया। शफकत का बाप और भाई भी जराइम पेशा निकले। जी, तो जैसे कि अभी हम जिक्र भी कर रहे थे और अबूज़र ने भी बताया कि जमहूरियत का आज आलमी दिन है और दुनिया भर में इस दिन को 2007 के बाद से सेलिब्रेट किया जाता है। ख़ास तौर पर जब UN की जनरल असम्बली में मुतफ़िका करारदाद मंजूर हुई थी, जिसके तहत दुनिया भर में 15 सितंबर को जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जाता है। बिल्कुल। यूनान के शहर एथेंस को जमहूरियत की जाए पैदाइश माना जाता है, यानी कि जमहूरियत का आगाज़ वहाँ से हुआ। मगर मौरख़ीन का ये भी मानना है कि रोमन तहजीब हकीकी मानों में एक जमहूरी तहजीब थी, जहाँ अवामी हुक्मरानी थी। यानी कि ये तहजीब और ये जो सोच है जमहूरियत की, ये बहुत पुरानी है। दुनिया भर में इसको इस्तेमाल भी किया जाता रहा है और यही एक जिसे कहते हैं ना कि एक्सेप्टेबल है इन ऑल फॉर्म्स। बिल्कुल। यूनान की जमहूरियत का आपने जिक्र किया, तो उसमें इस इस्तिलाह का मतलब लोगों की हुकूमत है और इसका मकसद उस वक्त की हुकूमत को अवामी हुकूमत जाहिर करना था। और फिर इसके साथ साथ जैसे जैसे जदीद दौर आता गया, इस दिन को लोग मनाने के लिए इसमें ऑब्वियसली थोड़ी थोड़ी चेंजेस भी आती रहीं और शहरियों को अपनी ख्वाहिशात के आज़ादाना इजहार और आज़ादी से जीने के हक़ को फ़रोग देना है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम इवन पाकिस्तान में भी कुछ पिछले गुज़श्ता एक दहाई से ऑलमोस्ट हम ये ज़रूर सुन रहे हैं कि ये हमारा जमहूरी हक़ है, वो चाहे एहतजाज की मद में हो, वो आज़ादी राय की मद में हो, जिसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो मिक्स कर दिया जाता है, कन्फ्यूज़ कर दी जाती हैं जमहूरियत के इक़दार को, ये थोड़ा कन्फ्यूज। बिल्कुल, क्योंकि आपने ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि मिक्स कर दिया जाता है जमहूरी इक़दार को। इसकी वजह यह है कि हमें जमहूरियत का मतलब नहीं पता। इसकी वजह यह है कि हम सिर्फ लफ्जी मानों में जाते हैं कि जमहूरियत में सबको आज़ादी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जमहूरियत में आज़ादी देना भी
होता है। सिर्फ आज़ादी लेना आपका काम नहीं है, आपके आज़ादी देना भी है, फ़राइज़ भी होते हैं आपके, तो वो भी आपने पूरे करने हैं। तो इसके साथ साथ तालिबी जिस तरह से हमने अगर ये देखा कि मुल्क में हमारे भी जमहूरियत है, लेकिन अब बहुत से लोग इस पर बहस करते हैं कि जमहूरियत कैसी है, ये भी एक बहुत डिबेटेबल इशू है। और मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं पर भी जमहूरियत जहाँ पर भी है उसमें कहीं ना कहीं कमी ज़रूर रह जाती है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि आप सबको खुश कर सकें, लेकिन फिर भी जो बेसिक्स हैं वो एटलीस्ट पूरे होने चाहिए। हाँ, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, किसी भी मुल्क की तरक्की और उसकी मुआशी जो इस्तेहकाम है वो जमहूरियत के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर आपकी डेमोक्रेसी है तो इंटरनेशनल कंट्रीज़ में और इंटरनेशनल इमेज जो है वो आपका बड़ा पॉजिटिव जाता है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये तसलसल जो है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है, मतलब एक के बाद एक जमहूरी हुकूमत आ रही है। और आई थिंक अब ये जो अपोजिशन का स्टांस होता है कि जमहूरियत के ऊपर कोई बात नहीं होगी, हम गवर्नमेंट को पूरा टाइम देंगे, चाहे अपोजिशन एतराज़ ही क्यों ना करे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर। तो आई थिंक ये एक स्ट्रॉन्ग जेस्चर जाता है कि इस मुल्क में जो इलेक्टेड लोग हैं जिन्हें अवाम ने सेलेक्ट किया है और वो जमहूरियत के ज़रिए साहिब इक़्तिदार में आए हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट, उनकी सालमियत और उनके जो डिसीजंस हैं उनके साथ चलना ज़रूरी भी होता है। इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे कि जमहूरियत सबका हक है, लेकिन वहीं पर जमहूरी लोगों का भी ये फ़र्ज़ है कि वो भी अपना फ़र्ज़ निभाएं। पाकिस्तान में भी जो हुआ उसमें जमहूरी नुमाइंदों पर भी थोड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि जिस तरह से आपने अपने ज़ाती मकासद के लिए जमहूरियत को इस्तेमाल किया तो मेरे ख्याल में वो गलत हो जाता है। एनीवेज़ जमहूरी हुकूमत ही अवाम की, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, बेहतरी के मनसूबे बना सकती है, क्योंकि वो यूनानिमस डिसीजंस लेते हैं, लोगों की जो पसंद होती है उस पर काम करते हैं, अपनी कारकर्दगी के हवाले से आवाम को जवाबदेह भी होते हैं, जो कि बहुत बड़ी एक प्लस पॉइंट होता है जमहूरी सिस्टम का, कि आप अकाउंटेबल हैं टू द पब्लिक, टू द नेशन। और ये अगर आप नहीं हैं तो फिर ऑब्वियसली आप वन साइड चल रहे हैं, तो फिर आप वो अलग बात है। अक्सर बातों पर आप मीडिया को अकाउंटेबल नहीं, मीडिया के लिए अकाउंटेबल नहीं होते। आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि प्रोग्राम से भी गायब हो जाते हैं, टाइम देकर नहीं आते, या अगर आ जाते हैं तो हाँ, यहाँ मुझे लगता है एक सोच में जमहूरी जो अमल है वो भी होना चाहिए। खैर, जमहूरी तर्ज हुकूमत को तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद बेहतरीन करार दिया गया है। एंड आई थिंक दैट इज़ द साइंस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अगर जमहूरियत के साथ एक मुल्क चला रहे हैं तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा मुल्क की आवाम, मुल्क की मईशत और मुल्क की तरक्की के लिए होगा। सो अ वेरी हैप्पी डेमोक्रेसी डे टू एवरीवन इन द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन पाकिस्तान। हम इसको ना सिर्फ समझें बल्कि इसके लिए अपना रोल भी। बिल्कुल, आपने जो कहा कि हम इसको ना सिर्फ समझें बल्कि रोल अदा करने के लिए भी कोशिश करें, ये जो समझने की बात है ना, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोल अदा लोग निकल पड़ते हैं, मालूम नहीं होता कि रोल है क्या आपका। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जमहूरियत है क्या, इसकी क्या डायनामिक्स हैं, इसकी मोडालिटीज़ क्या हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकती है, इसकी डिटेल्स क्या हैं। अगर आपको वो मालूम नहीं है तो फिर आप सिर्फ एक स्लोगन के तौर पर अगर डेमोक्रेसी डे मना रहे हैं तो मेरे ख्याल में उसके कोई ज़्यादा अफादियत, ये सब चीज़ें समझने के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू स्कूल आफ्टर 6 months। 6 महीने की छुट्टियां कभी नहीं सुना था बुजुर्ग, मतलब 3 माह की छुट्टियां हुआ करती थी जो कि श्रिंक होते होते 2-2.5 माह फिर समर कैंप्स आ गए, हाँ बड़ी कम हो गई। लेकिन अब तो एक लंबे अरसे के बाद बच्चों अब स्कूल खुल चुके हैं, कॉलेजेस खुल चुके हैं और यूनिवर्सिटीज खुल चुके हैं। आई थिंक यूनिवर्सिटी वाले थोड़े पुरसकून होंगे कि चलो अब एक्चुअली क्लासेस देंगे, क्योंकि ऑनलाइन तो उनका सिस्टम चल ही रहा था। हमें ना स्कूल्स वाले मुझे लगता है कोई ज्यादा खुश नहीं होंगे कि दोबारा। अच्छा, मेरे ख्याल में ना स्कूल्स वाले तो ऑब्वियसली एक सिस्टम है, आई ग्रेजुअली बाय द 30th सितंबर तमाम इंस्टीट्यूट्स खुल जाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 9 और 10th और अपवर्ड्स खुले हैं यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, और नेक्स्ट वीक मज़ीद, और उसके बाद 30th को मज़ीद बिल्कुल एलिमेंट्री स्कूल्स खुल जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि थोड़े आपने कहा ना कि सब लोग खुश होंगे, अभी भी बहुत से नाशुक्रे लोग, मैं कह तो रही हूं खुश नहीं होंगे, कौन उनके लिए मैं टर्म यूज़ करा नाशुक्रे, क्योंकि 6 महीने बाद भी उन्हें लग रहा है कि अभी भी 6 दिन मिल जाए और तो बहुत हो जाएगा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इनडायरेक्टली आप मुझे सुना रहे हैं? इफ आई वर अ स्टूडेंट आज आपकी बर्थडे, आज आपको कुछ नहीं सुना। आज मेरी बर्थडे तो मैं उस हवाले से तो खुश हूँ, लेकिन मैं आई एक्चुअली गॉट सरप्राइज्ड ये पूरे इंतजामात देखकर। 6 फीट के डिस्टेंस पर आपने पूरी मार्किंग की हुई है, मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि टीचर्स जो हैं वो पहले से इंतजामिया पहले से गेट्स पर डिफरेंट स्कूल्स में एक और एडिशन करनी ज़रूरी है कि अभी भी आपकी वो छुट्टियों वाला जो फीलिंग है ना वो इतनी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आपने 3 दिन स्कूल जाना है। ये
ऑफिशियली अब अनाउंस हो चुका है। ऑल्टरनेट डेज पे आप स्कूल जाएंगे अपने, तो मतलब कोई मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, और द अदर ग्रुप एवरी डे इज वीकेंड फॉर यू, एवरी डे ट्यूसडे, थर्सडे हैज एन ऑफ डे नेक्स्ट डे, और सैटरडे की छुट्टी खत्म हो गई है। ये पहले जो था ना कि 5 डेज 6 डेज को करना था ना, वीक चल रहा था, हाँ, तो वो ऑल्टरनेट डेज पर मतलब मंडे ट्यूसडे ऑफ होगा, वेडनेसडे थर्सडे ऑफ होगा, फ्राइडे सैटरडे ऑफ होगा। ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, आई डोंट नो, मे बी मंडे ऑफ और ट्यूसडे को क्लास ले लें। हाँ, अभी ये तो मतलब वो ग्रुप है ना, एक मंडे है, एक वेडनेसडे है, एक फ्राइडे है, और एक है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और जिसको सैटरडे की छुट्टी होगी ऑब्वियसली उसकी संडे की अटैच हो जाएगी, तो वो भी सोचेंगे कि हम लकी हैं दूसरे ग्रुप से। अच्छा, इसके साथ साथ अब पता है इसके लिए लोग जो है ना वो पेरेंट्स खास तौर पर अपनी स्कूल इंतजामिया को कहना शुरू कर देंगे, हमारे बच्चे की ना ये वाला रोस्टर लगाएं। बहुत से केसेस हैं भी ऐसे जिसमें हमें 2 छुट्टियां एक साथ हो जाए। लेकिन अब सर मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगी, इस पूरे एसओपीज में बेचारे मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, टीचर्स को कोई रिलीफ नहीं होगा, क्योंकि उनको तो टू बी देयर, उनको 6 डेज आना है, उनको एक ही लेक्चर शायद 2-2 दफ़ा भी देना है, किस तरह से मैनेज करना है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग भी है और टीचर्स के लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। टीचर है वो तो एक जॉब है, वो तो करनी है, लेकिन मेरे ख्याल में जो दूसरा है ना सिस्टम बच्चों का, उसमें एक और भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आज मैं सुबह जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें SOPs थे, उसमें लिखा हुआ था आज स्कूल जाओ लेकिन किसी से हाथ मत मिलाना, ना ही बगलगीर होना, मतलब अपने दोस्तों से दूर रहना, वो भी बड़ा मुश्किल होगा मेरे ख्याल में। जाते साथ ही पहला एक्सप्रेशन या आपका रिस्पॉन्स तो ये होता है कि क्या हाल है, आप गले मिलते हो, हाथ मिलाते हो, वो भी नहीं करना, बाद जब मिल रहे हो स्पेशली तो वो भी नहीं करना जी। अब ये भी बेसिकली अब SOPs का आई थिंक ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे, वो कैसे इसको फॉलो करते हैं। ऑल्दो बहुत से स्कूल्स के बाहर बाकायदा वो जो थर्मोमीटर होता है लेजर वाला, उसके जरिए आपकी स्कैनिंग की जा रही है, मास्क को मेक श्योर किया जा रहा है कि उसके बगैर कोई बच्चा अंदर दाखिल ना हो। कैंटीन्स बंद रहेंगी, तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अभी कैंटीन्स खोलने की इजाजत नहीं है, आपको अपना लंच घर से लेकर आना पड़ेगा। अच्छा, वैसे मैं तो हमेशा से घर से लंच लेके जाता था, मैंने कभी कैंटीन से नहीं खाया बचपन में। अच्छा, हाँ, मैं हमेशा से SOP बना रहा हूँ। नहीं, मैं इंजॉय करती थी कैंटीन के खाने भी, लेकिन अब जो है वो थोड़ा लाइफ एज वी न्यू इट थोड़ा डिफरेंट हो गई है। सो अभी फ़िलहाल हम रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे रिपोर्टर सबा बजीर, और जानते हैं वो कौन से स्कूल में हैं और उनके पास अपडेट्स क्या हैं कि बच्चे एक्साइटेड हैं या नहीं हैं। देखते हैं वो किसकी साइड लेते हैं। आप होते तो आप एक्साइटेड होते, मैं ना होती। अस्सलाम वालेकुम सबा। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, वेलकम बैक टू स्कूल सबा। सबा की ड्यूटीज शुरू स्कूल के बाद से। थैंक यू। सो बच्चे एक्साइटेड हैं या नहीं? आप, मुझे लग रहा है थोड़ा कि थैंक यू बस ठीक है। बच्चे एक्साइटेड हैं या नहीं? नहीं, बच्चों से ज़्यादा मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद स्कूल जो हैं वो खुल गए हैं, और मुझे लगता है कि जैसे मेरे ही स्कूल और मेरी क्लासेस जो हैं दोबारा से शुरू हो गई हैं। और इस वक्त मैं G11 मरकज़ में मीम ग्रामर स्कूल है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर 9th और मैट्रिक के जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं। बच्चे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे, कुछ बच्चों से मेरी बात हुई तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि हाँ जी स्कूल खुल गए हैं, और हम जो घरों में कहते हैं हम वापस स्कूल की तरफ जाने लगे। इतने एक्साइटेड हैं क्योंकि 9th और 10th के बच्चे हैं। ये बताइएगा पहले क्लास कौन सी है, क्लास का जरा एनवायरनमेंट भी दिखाइएगा, जरा हम देखना भी चाहते हैं अगर आप के कैमरामैन। व्हाई डोंट यू सुबह टर्न अराउंड और क्लास जी के व्हाइट बोर्ड की बजाय, क्योंकि सारी जिंदगी हमने ये व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड ही देखे, हमें क्लास दिखाएं। जी, मेरा कैमरामैन अगर आकिब जावेद आपको पूरा क्लासरूम दिखाना चाहे तो यहाँ पर 9th और मैट्रिक के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन लोगों ने स्कूल्स में मास्क जो है वो लाजमी करार दिए गए हैं। हैंड सैनिटाइज़र से लेके तमाम बच्चे जो हैं यहाँ पर आए हैं, और उसके साथ साथ तो मेरे साथ ये 9th क्लास की एक बच्ची मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं स्कूल आई हैं, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो काफ़ी दिनों के बाद आप आई हैं, एक तो घरों में इतने दिनों से बैठे हुए थे, आज स्कूल का दिन है, दोस्तों से मिली हैं, कुछ कहना चाहेंगी, टीचर्स से मिली हैं, कैसा लग रहा है स्कूल में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि काफ़ी 6 मंथ्स के बाद स्कूल्स ओपन हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि दोबारा से स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, पढ़ाई और आपसे बात करूँगी, अगर आप इधर आ जाएँ
और कैसे लग रहा है आपको, आज आप अपने दोस्तों से मिले हैं, दुख हो रहा है, नहीं हो रहा कि स्कूल आना पड़ा, इतने दिन छुट्टियां की, हम घर पर सोते रहे? जी मैम, बहुत खुशी हो रही है अपने दोस्तों से मिले और मतलब बहुत एक्साइटेड है हम सब। दोस्तों से मिलने से याद आया इसलिए बस स्कूल में अब बहुत खुशी हो रही है हमें आकर दोबारा। घरों में तंग हो गए थे, अब मजा आ रहा है। लड़कों के लिए थोड़ा सा पता मुश्किल होता है, आदत होती है ना बाहर निकलने की। सबा ये बताएं कि जिस तरह से आपने देखा है कि इन्होंने कहा कि हम मिले, ये भी एसओपीज का हिस्सा है कि मिलने में हाथ नहीं मिलाना, तो किस तरह से एसओपी को फॉलो किया? बड़ा मुश्किल होगा इतने महीनों बाद आकर अपने दोस्तों से दूर दूर रहना। अच्छा, 6 महीने के बाद स्कूल आए हैं आप, दोस्तों से भी मिलना था, हाथ भी नहीं मिलाना और एसओपीज को फॉलो करना है, तो किस तरह हाथ मिलाया? कोहनी मिलाई या दूर से हेलो आई? दूर से यूं के बस वालेकुम सलाम, हाथ मिलाने ही नहीं है क्योंकि कोरोना दिल तो बड़ा चाहा होगा कि दोस्तों को गले लगाएं या मुक्का मार दें या कुछ भी, किसी के बाल खराब कर दें, इस तरह कुछ हुआ? नहीं मैम, इस तरह कुछ नहीं हो, पर बस दूर से हम सलाम। जी दूर से। और आज अगर आपका कोई डांट वांट पड़े तो दुख होगा, नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत है वापस आने की। बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या बहुत ज़्यादा बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है? बल्कि हम बात करेंगे, प्रिंसिपल साहब मेरे साथ मौजूद हैं स्कूल में। मैं जैसे एंटर आई हूँ, मुझे इन्होंने एंटर होने नहीं दिया कि पहले आप मास्क पहनेंगे फुल, इन्होंने मुझे स्प्रे किया है और मेरा टेम्परेचर चेक किया है, फिर मुझे आने दिया है, तो बड़ा टाइम लगा होगा। सर क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा एसओपीज फॉलो किए आपने? जैसे गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी है, हम स्ट्रिक्टली एसओपीज़ को फॉलो करेंगे और मैंने मॉर्निंग में बच्चों को ये एक्सप्लेन किया है कि देयर आर 4 एसओपीज़ दे मस्ट फॉलो। कीपिंग सोशल डिस्टेंस, यानी ये हाथ नहीं मिलाएंगे बल्कि दे कैन रिस्पॉन्ड वालेकुम सलाम लाइक दिस, एंड टीचर विल से अस्सलाम वालेकुम, no shaking hand. Second, no student will be allowed to enter the school without face mask. Right. And the third is they should wash hands or use gel, that sanitizing. कितने बच्चे आपके स्कूल में आए हैं 9th और मैट्रिक के? कोई around about 20, यानी 10, 9, सबा 10, ये भी इनसे पूछिएगा कि वो जो डिवीजन है कैसे की है? 50% डिवीजन है ऑल्टरनेट क्लास की, वो क्या इम्प्लीमेंट most probably the next day there will be increased attendance. क्लासेस जो अभी शुरू होंगी, अभी तो कह रहे 9th और मैट्रिक के हैं, उसके बाद जो छोटे बच्चे आएंगे उनके हवाले से क्या एसओपीज के आपने कोई तैयारी की है? किस तरह डिसीजन लेंगे कि बच्चे जो हैं वो अभी दोबारा नई क्लासेस शुरू होंगी? स्टूडेंट्स टीचर्स की बात को बहुत सीरियस लेते हैं। मैंने हर फोरम पे ये बताया है गवर्नमेंट को कि इट इज़ वेरी इजी टू फॉलो एसओपीज़ इन द स्कूल्स। मसलन शॉप पे, बाज़ार में एसओपीज़ को फॉलो करना मुश्किल है, स्कूल में इट इज़ वेरी सिंपल। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये सबा वजीर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और जो प्रिंसिपल साहब बात कर रहे थे, आई कम्प्लीटली अग्री विद हिम। बुज़र स्कूल का डेकोरम ऑलरेडी एक सेट होता है, एक सेट पैटर्न होता है जिस पर स्टूडेंट्स ने चलना है। सो ये भी अच्छी बात है कि 50% की अभी अटेंडेंस है, ऑल्टरनेट डेज भी अप्लाई कर दिए गए हैं और कुछ एसओपीज जो हैं वो बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे हैं। बट आई रियली होप कि ये कंटिन्यू रहे, ये सिर्फ एक पहले दिन की एक्साइटमेंट ही ना हो। ये और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि जो मास्क का है डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को करनी चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा बच्चे भूल भी सकते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे या जो भी हों, क्योंकि ये मास्क की एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल अगर संभाले तो ज़्यादा बेहतर होगा। हैंड वॉश तो खैर अभी तो आप रुकिए, अभी बड़ी खबरें आनी हैं, स्कूल ब्रांडेड मास्क आना शुरू हो गए हैं, बड़ा उसके ऊपर स्कूल की स्टैंप लगी हुई है और फिर उसके साथ आपकी फीस में जो इजाफा होगा उन मास्क की बदले वो एक अलग होगा। बट आई एम गिविंग यू प्री इन्फॉर्मेशन के ये खबर जो है वो आने वाली है। ऐसा ही है। और एक बात बड़ी अच्छी की है प्रिंसिपल साहब ने कि बच्चे बातों को सीरियस लेते हैं टीचर्स की, ये मेरे लिए भी बड़ी आई थिंक वैसे बच्चे बड़े फैन है उर्तुगुल के उर्तुगुल स्टाइल सलाम करना है और दूर दूर से करना है। एनीवेज जी, हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन।
जितने दिन से ये वाक़यात के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत ही बहस हुई और जब ज़ैनब का वाक़या पेश आया था उसके बाद से भी ये बहस बहुत ज़ोर पकड़ चुकी थी। सीमन, आपको याद होगा कि सरेआम फांसी मुजरिमों को दी जाए, इसके साथ अलावा उन्हें सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ। तो अब ये जो रिसेंट वाक़या हुआ है मोटरवे का, इसके बाद फिर से ये बहस ज़ोर पकड़ गई, सोशल मीडिया पर बहुत बात हुई और मेरे ख्याल में अब इस बात का अंदाज़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी हो गया। बिल्कुल डिमांड की जा रही थी और मुसलसल 3 दिन तक हैशटैग हैंग रेपिस्ट पब्लिकली या कैस्ट्रेशन चल रहा था और बाकायदा अब मंजूरी दे दी गई है और वज़ीर आज़म ने रेप के मुजरिमों को जिनसी नाकारा बनाने की मंजूरी दे दी है। ऐसे मुजरिमों को नामर्द बनाने के लिए कानून मंजूर हो चुका और इस मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर फैसल वावदा ने बिल के ड्राफ्ट पर बाकायदा काम शुरू कर दिया। जी, अब होगा ये कि जब बिल का ड्राफ्ट तैयार होगा फिर वो असेंबली में पेश होगा, फिर असेंबली में वो कानून मंजूर होगा, तमाम अपोजिशन पार्टीज भी इसमें अगर शामिल हो गई और वो इस चीज़ को इत्तफाक किया तो फिर ये एक बिल बन जाएगा, कानून बन जाएगा, जिसके बाद इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। तो जो कि लोग इस पर बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं और ये भी ज़राए का कहना है कि मुजवज़ा बिल के मतन के मुताबिक जिनसी ज़्यादती के मुजरिमों को बतौर सज़ा नामर्द बनाया जाएगा और फैसल वावदा ये ड्राफ्ट मुकम्मल करने के बाद कौमी असम्बली में बिल को पेश करेंगे। फैसल वावदा ने यह भी कहा कि ज़्यादती के मुजरिमों को फांसी देने की सज़ा के लिए भी बिल लाएंगे। इंसानी हकूक़ के चैंपियन ना लाए तो फांसी का बिल मंजूर कराएंगे। उन्होंने कहा कि अगर असेंबली से फांसी का बिल मंजूर ना हुआ तो नामर्द बनाने का बिल मंजूर करा लिया जाएगा। यानी कि ये दोनों ऑप्शंस हैं, या तो फांसी या कैस्ट्रेशन। और फिर इसके साथ साथ जो अवामी पज़राई मिल रही है, कल टॉप ट्रेंड चल रहा था, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर, और क्योंकि लोगों में इस कदर गम और गुस्सा है, स्पेशली ये जो इंसिडेंट हुआ मोटरवे का और उसके बाद जो पे दर पे खबरें आना शुरू हुई, मतलब लिटरली दिल तंग पड़ना बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक वाकया है, इस वाकये के ऊपर, ये असल में एक वाकया नहीं है। वाकयात जो होते हैं वो सिंबॉलिक भी होते हैं। कई दफ़ा एक ज़ैनब का वाकया पेश आया, वो सिंबॉलिक था, बहुत से बच्चों के साथ ज्यादती होती है, लेकिन जब सिंबल बना, ज़ैनब अलर्ट बिल बना, उसके बाद इस पर काम हुआ। इसी तरह ये जो खातून के साथ आपकी मेन शाहरा के ऊपर इस तरह से ज्यादती की जाए और वहाँ पर पुलिस इन्फोर्समेंट वाले इदारे ना मौजूद हों तो फिर बात बनती है, फिर बात बड़ी होती है, फिर बात बहुत बड़ा इशू बनता है और उसके बाद फिर ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। और मेरे ख्याल में जो फैसला लिया जा रहा है, सीरीज ऑफ डिफरेंट इंसिडेंट्स, और ये जो फैसला अब लिया जा रहा है, अगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, जैसे कि फैसल वावदा ने कहा है कि अगर अपोजिशन आड़े ना आई, मतलब होता ये है कि बहुत से इंटरनेशनल इशूज़ भी होते हैं, लेकिन जो ये नामर्द बनाने के हवाले से जो तजवीज़ है, जो कानून की मंजूरी दी गई है, इसके पीछे ये पाकिस्तान को पहला मुल्क नहीं होगा। 4 से 5 ममालिक ऐसे हैं जिसमें यूरोप के ममालिक भी शामिल हैं, इसके अलावा दीगर अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी हैं और ईस्टर्न साइड में भी आपके 2 कंट्रीज़ हैं, जिसकी डिटेल्स भी अभी हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे कि जिसमें ये बताया जाता है और ये किया जाता है एज ए प्रैक्टिस और इन लोगों को सज़ा देने के लिए। तो ये पहली बार नहीं होने जा रहा और ये बहुत ज़रूरी है सज़ा देना। इसके अलावा अगर सरेआम फांसी की सज़ा नहीं भी मंजूर कर पाते, आपके पास प्रेशर होते हैं, इंटरनेशनल प्रेशर है या जो भी आप इसकी वजह बना लें, लेकिन ये तो एटलीस्ट कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम अगर बात करें खातून ज़्यादती केस के हवाले से, तो उसमें भी कल अहम पेशरफ्त हुई और दीपालपुर से गिरफ्तार शफकत की तफसीलात भी सामने आ गई। शफकत ज़िला भावलनगर तहसील हारूनाबाद का रिहायशी और उसकी उम्र 23 साल है और ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि 23 साल के शफकत को गुज़श्ता रात दीपालपुर में छापा मारकर गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदही पुलिस हिरासत में मौजूद वकारुल हसन ने की थी और मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। बिल्कुल, अब ये तमाम कनेक्टेड लोग हैं, एक दूसरे से राब्ते होते हैं, ये मुजरिम हैं, इन लोगों ने पहले भी बहुत से इस तरह की वारदातें की हुई हैं। फिर हमारे कानून में चूँकि सकम होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं ऐसे कि आप ट्रायल मुकम्मल नहीं कर पाते, ज़मानत हो जाती है, इसलिए ये लोग बाहर भी आ गए। और ये भी कहा जा रहा है कि वाक़ई का मरकज़ी मुलजिम जो है आबिद, वो भी उसने कहा कि जराइम में मेरा साथी है, और जबकि पुलिस का ये भी कहना है कि मुलजिम शफकत के DNA रिपोर्ट के बाद हतमी फैसला हो जाएगा और CIA टीम मुलजिम शफकत को दीपालपुर से लेकर लाहौर पहुंच गई। सबका रिकॉर्ड याफ्ता है और अब उसको दीपालपुर से जो गिरफ्तार किया गया है और उसका ख़ानदान भी मुलविस रहा है मुख्तलिफ जराइम में। शफकत के साथ साथ अब आबिद भी उसकी तलाश जारी है और वो अभी तक की इतलात के मुताबिक 11 मुख्तलिफ वारदातें कर चुके हैं। गैंग्स की सूरत में ये ऑपरेट करते हैं और फिर CDR की मदद से शफकत के वालिद अल्लादिता को भी गिरफ्तार किया गया और फिर उनके बेटे शफकत को गुज़श्ता रात CTD ने गिरफ्तार किया। मोबाइल सिम जो है वो अल्लादिता के नाम पे थी, जो उसका बेटा इस्तेमाल कर रहा था। और ये
वो तमाम तफसीलात हैं जिसमें आपको हम अपडेट कर रहे हैं। और अभी तक जो मरकजी मुलजिम है आबिद, वो गिरफ्तार नहीं हो सका। लेकिन कल एक और अपडेट आई इसी केस के इंसिडेंट में, जो मुख्तलिफ मुतनाज़ बयानात आए थे CCPO लाहौर की तरफ से। कल उनकी हाई कोर्ट में तलबी थी, उन्होंने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात भी की। और हम सब जानते हैं कि चौधरी मोहम्मद सरवर एक ऐसे सियासी लीडर हैं जो मुफाहमत पर यकीन रखते हैं। आई थिंक उन्होंने ही CCPO को मशवरा दिया कि माफ़ी मांग लो, और 5 दिन के बाद उनको याद आ गया कि मुझे अपने अल्फाज शायद वापस लेने हैं और मुझे माफ़ी मांगनी है। और फिर जब रिपोर्टर्स ने क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश की तो आई वाज वाचिंग दैट वीडियो कि ही मेड दिस साइन, मेरी जबान बंदी है, मैं अब नहीं बोलूंगा। बेसिकली देखिए, अगर ये 5 दिन बाद जो उन्होंने किया, माफ़ी मांगी, अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें माफ़ी कबूल नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमें ये भी बात करनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया कि 5 दिन तक CCPO जो लाहौर थे उन्होंने अपने बयान को रिव्यू भी नहीं किया, रिवाइज नहीं किया और उसको ऑल्टर नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर एडमेंट थे, वो उसके ऊपर खड़े थे। उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा, मैंने वो कहा। अचानक आके उन्होंने फिर माफ़ी मांग ली क्योंकि दिलआज़ारी हुई पूरे पाकिस्तान की। तो ये रवैया इंतहाई नामुनासिब था। और कोई भी आइंदा से जो भी ऑफिसर हो, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर आला अफसर तक हो, उसको ऐसी ज़बान, इस तरह की सोच जो है अगर वो दिखाता है, बताता है, तो उसकी नफ़ी करनी चाहिए। बिल्कुल सही। इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी चौधरी इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। दोबारा रब्ता करते हैं हम इफ्तिखार अहमद साहब से, उनकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। दूसरी लाइन पर हमारे साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुबारक हो, आज हमारे सबके बच्चों का स्कूल खुल गया। एज अ मदर आप तो बड़ा खुश होंगी। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, हम देख रहे थे बाकायदा SOPs वगैरह अच्छे तरीके से फॉलो हो रहे हैं और उम्मीद है कि ये कंटिन्यू भी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंशाल्लाह। मुसर्रत साहिबा, जिस सिलसिले में हमने आपसे रब्ता किया और आपसे बात करनी थी, वो सिलसिला इंतहाई दुखी इंसिडेंट्स के ऊपर बेस करता है। अभी रिसेंट इंसिडेंट तो मोटरवे पर जो ज्यादती का मामला हुआ, लेकिन इसके अलावा जितने केसेस मज़ीद सामने आना शुरू हो गए हैं, रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पाकिस्तान भर में। उसमें पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बच्चियों से मुबैना ज़्यादती के 7 केसेस रिपोर्ट हुए। भावलपुर का वाक़या, गुजरांवाला का वाक़या, फैसलाबाद में तो इस कदर संगीन नंबर चल रहे हैं कि एक ही रोज़ में 3 कमसिन बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? देखिए सीमन, सबसे पहले तो खुशाइन बात यह है कि हम फाइनली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लेजिस्लेशन। इस लेजिस्लेशन की बहुत ज़रूरत है। जो यहाँ पे जिस तरह से दरिंदगी, और आप यकीन करें कि ये जो बच्चे हैं स्पेशली मदरसों के अंदर, और वैसे भी चूंकि बॉयज़ का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, हम बच्चियों को ज़रा ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, हमारा मुआशरा इस तरह का है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। बिल्कुल बिल्कुल। कानून का आना हम सब के लिए एक इंशाल्लाह सुख का सांस इसलिए होगा कि अब जो कल्प्रिट्स होंगे उनको सजाएं मिलेंगी और इंसाफ रैपिड तरीके से हम इंशाल्लाह जो विक्टिम फैमिली है या विक्टिम जो हमारे अल्लाह माफ कर दे, हमारी जो बहनें और हमारे जो भी बच्चे हैं उनको उस ट्रॉमा से नहीं गुजरना पड़ेगा जो इंसाफ के हसूल के लिए एक जो ट्रेजेडी फेस करना पड़ती थी कि एक सानिया होना और उसके बाद इंसाफ के हसूल के लिए, और फिर उसके बाद इतनी बड़ी ट्रेजेडी और सीरीज ऑफ ट्रेजेडी से गुजरने के बाद भी जो मुल्जिमान थे वो ये देखे ना कि मुसर्रत साहिबा, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। 90% मुल्जिमान जमानत पर रिहा हो जाते हैं और फिर एक और वो जुर्म कर देते हैं, जुल्म करते हैं, उसके बाद फिर वो रिहा हो जाते हैं। एनीवेज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इफ्तिखार साहब, ये वाक़यात एक लंबी लिस्ट है हमारे सामने। फैसलाबाद, पंजाब के बहुत से मुख्तलिफ इलाकों में, बहावलपुर, गुजरांवाला, लाहौर, फिर पाकिस्तान में कराची है, चाहे वो पेशावर है, बहुत से मुख्तलिफ इलाकों से ख़बरें आ रही हैं कि जी वहाँ पे वाक़या हो गया, बच्चे के साथ वाक़या हो गया, फिर खातून के साथ ये वाक़या हो गया, ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। अफसोसनाक हैं डेफिनेटली। ये जो कानून, अगर इसके लिए जो सख्त कानून बनाने जा रहे हैं, नामर्द बनाने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कल बात की कि मैंने मंजूरी दे दी है, इस पर बिल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। क्या कहेंगे, ये अब सही तरफ हम जा रहे हैं या नहीं?
पहली बात है कि मैं ज़ाती तौर पे साल 2 साल से यही मुतालबा कर रहा था कि जो शख्स भी अपनी मर्दानगी का सबूत दे के किसी को इज़्ज़त पहुँचाता है उसको उसकी मर्दानगी के उस ताकत से महरूम कर दिया जाए। तो शुरू में मेरा मजाक उड़ाया गया, तो मैंने ये बात टीवी पे भी कही, तो बाद में बहुत सारे मैसेज आए कि आप ये बहुत ही गंदी और घटिया बात कर रहे हैं, ऐसी बात टीवी पे नहीं की जाती। शुक्र है कि सोसाइटी का जो सदर है और सरबराह प्राइम मिनिस्टर वो इस नतीजे पे पहुंच गया कि इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। देखिए, किसी को सजाए मौत देना कोई हल नहीं, उसको फांसी देंगे, उसकी लाश दफना दी जाएगी, मसला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। एक आदमी जिसको उसकी मर्दानगी के ताकत से महरूम कर दिया जाएगा सारी उम्र के लिए, ये उसको सजा है, ऑल इज लाइफ। और ये बेहतर सजा है, इस पे कोई भी हमारे पे पाबंदी नहीं लगेगी जो ये पब्लिक हैंगिंग या दूसरी हैंगिंग के बारे में लग सकती थी, इसमें कोई लगेगी। एक दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ मदरसों में नहीं होता, हम मदरसों को टारगेट ना करें। अगर हम सिर्फ मदरसों को टारगेट करेंगे तो फिर ये डिस्प्यूट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मदरसे वाले जिस तरीके से अपना डिफेंस में आते हैं और डिफेंड करते हैं, अभी पिछले दिनों से एक वाक़या चल रहा है, और जिस तरीके से मजहबी अनासर एक दूसरे के सामने बरसरे बेकार हैं, वो आपके सामने है, उस पर डिबेट इतना बहस करने की उसकी जरूरत नहीं। तो इसको हम मजहबी शू मत बनाए, हम ये मत बनाए कि मदरसा हर जगह होता है, हर जगह है। ये जो लवाकत है इसके बारे में कुरान में आया है कि एक पूरी की पूरी नस्ल ये काम करती थी और अल्लाह तबारक ताला ने उनको उल्टा दिया। सही, बिल्कुल सही, उनको खत्म कर दिया। और ये कुरान में इसका तज़किरा है कि हाँ, ये घटियापन, ये एक बीमारी है इंसान के अंदर। जो चीज कुरान में आई है, इसका मतलब है वो सी जो कुरान में इसका तज़किरा है। अब आए सजा पे। एक बात मैं कहूँगा, मैं हामी हूँ, जैसा मैंने कहा, मैं 2 साल से बोलता भी रहा हूँ, ट्वीट भी करता रहा हूँ, ट्वीट मौजूद भी होगी मेरे 1-2 टीवी प्रोग्राम में भी मौजूद है, बल्कि एक दफ़ा चौंक गई अपना एक MNA है लाहौर की कि आप ये कैसी बातें करते हैं। मैंने कहा कि मैं जो समझता हूँ मैं करता हूँ। अब आइए जरा तफ्तीश पे। देखिए, किसी को भी सजा देने से पहले इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि उसने ये जुर्म किया है। ठीक है, बिल्कुल सही। हम जिस फ्यूडल सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस दही माशरे में रहते हैं और सेमी दही और सिटी अपना शहरी माशरे में रहते हैं, जाती दुश्मनियां और अनाज की बुनियाद पर ऐसी हरकतों में हमने देखा लोगों को मार दिया गया है, लोगों को लिंच किया गया है, ये कह के कि यार इसने ये हरकत की है और सबूत नहीं मिला, लिंच कर दिया गया। तो मैं नहीं चाहूंगा कैसा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, शुक्र है ये डिबेट हुई है पाकिस्तान में। आइए हम बैठ के देखें कि हम अपने प्रोसिक्यूशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। प्रोसिक्यूशन पे हमें कितना पैसा और लगाना है, और इसके लिए, इस काम के लिए मैंने रात भी ट्वीट किया है, खासतौर पर औरतों के मामले में। एक तो ट्रायल जो तेज हो और औरतें अक्सर डील करें, मर्द न करें। बिल्कुल सही। इफ्तिखार साहब, आपकी इस बात पे हम जरा तर्जुमान पंजाब हुकूमत को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। मुसर्रत साहिबा, बड़ी जबरदस्त बात की है इफ्तिखार अहमद साहब ने कि औरतें डील करें औरतों को, खासतौर पर विक्टिम्स को। लेकिन यहाँ पर जो कल्चर हम देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली कि विक्टिम ब्लेमिंग नजर आती है, वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। औरत से ही पूछा जाता है तुम कहाँ थी, क्यों थी, क्या पहना था, और ये कोई और नहीं, अगर चीफ और CCPO की तरफ से इस तरह के बयानात आए तो एक स्टैंप लग जाती है कि जी हाँ, विक्टिम ब्लेमिंग एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में। क्या कहेंगे इस पर? ऑल्दो ही इज अपोलोजाइज्ड 5 दिन के बाद, चाहे किसी के मशवरे पर किया हो या जिस तरह से भी किया हो, वो एक अलग बहस है। देखिए, सबसे पहले तो मेरा सलाम इफ्तिखार भाई को, और उन्होंने जितनी भी बातें की हैं 100% ठीक की हैं। और ये शुक्र खुदा का कि पहले इस टॉपिक पे बात होती थी तो इवन खवातीन भी कि ये कैसी बात हो रही है, ऐसे इवन इसको सोचा भी नहीं जाता था, सुना भी नहीं जाता था। ये बात बिल्कुल इनकी वजह है। अब आज हम इस वक्त, जिस वक्त हम बात करें, ये लेजिस्लेशन होने जा रही है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ये जितने भी इस इशू के ऊपर मेरे प्रोग्राम्स हुए उसमें, और मैंने अपनी लीडरशिप तक भी ये बात पहुंचाई है, और आगे इंशाल्लाह मैं इसको फॉलो भी करूंगी, और इस पे इंशाल्लाह हो भी रहा है। ये चीज ज़ेरे गौर है कि जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर और प्रोसिक्यूशन के अंदर, और बाय द वे वैसे हमने एक विमेन डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है हमारी, उसके अंडर हमने कोई ये इसी तरह की जो विक्टिमाइज हमारी बहनें हैं उनको ये इंसाफ देने के लिए हमारी कोई 89 में से 29 ऑलरेडी फीमेल प्रोसिक्यूटर्स है, लेकिन इस नंबर को बढ़ाने की जरूरत है कि इसमें इस तरह के जो जितने
भी केसेस हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन से लेके उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप यही देख लीजिए। इस इन्वेस्टिगेशन में 12 टीमें बनी, कहीं से खबरें आ रही थी 20 टीमें बनी। कितनी फीमेल्स लीड कर रही हैं उस इन्वेस्टिगेशन को? क्या हमारे पास पुलिस ऑफिसर्स नहीं है जो कर सकते हैं लीड? वजह ये है, हाँ, उसकी वजह ये कि सिमल हमने कभी इस चीज को हमने कभी ये अंडर कंसिडरेशन नहीं रही। अब ये आज ये बात शुरू हुई है तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि रैपिडली जैसे ही ये लेजिस्लेशन पास होती है, साथ उसके जो सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं जिनमें ये ट्रायल है, प्रोसिक्यूशन है, ये चीजें देखनी होंगी। बिल्कुल ठीक है मुसर्रत साहिबा आपकी बात। सारी चीजें हम इंशाल्लाह वी विल इंश्योर एज अ फीमेल लेजिस्लेटर होपफुली कि मैं इसको पर्सनली फॉलो करूंगी और आई विल कीप ऑन लाइक। ठीक है मुसर्रत साहिबा, आपको पॉइंट आ गया। इफ्तिखार साहब, मुसर्रत साहिबा तो कह रही है कि जी हम इन पॉइंट्स को देखेंगे, ऑब्वियसली ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रोसिक्यूशन का, ट्रायल का। अच्छा सर, इसके अलावा एक और मामला है जिस पर लोग कल सोशल मीडिया पर बड़ी बात कर रहे थे कि अगर आप इस तरह की सज़ाएं देंगे तो जो मुजरिम है, क्योंकि काउंटर आर्गूमेंट के ऊपर बात भी ज़रूरी होती है कि अगर जो मुजरिम है उसको आप ऐसी सज़ा देंगे तो उसके अंदर एग्नी होगी, हेट्रेड होगा, वो सोसाइटी में कत्ल करेगा, डकैतियाँ करेगा, दीगर वारदातों जुराइम में मुलविस होगा गुस्से में आकर। इस पर क्या कहेंगे, ये इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? मैं ये तजवीज़ करता हूँ इसके साथ कि उसके पाँव में कड़ा डाल दिया जाए, कड़ा। ठीक है, वो उसकी सारी मूवमेंट को सारी जिंदगी रिकॉर्ड में रखे। जिस थाने में वो रहता है यकीनी बनाया जाए उसका थानेदार जो है, अगर वो अपने कड़े जो पाँव में कड़ा पड़ा है उससे बाहर की हदूद में कहीं जा रहा है तो ये उस थानेदार की जिम्मेदारी है इमीडिएटली उसके खिलाफ एक्शन करे, उसको तलब करे और उसको पाबंद कर दे। ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज का हम रास्ता निकाल सकते हैं, बशर्ते कि हमारी विल हो। कड़ा डाला जा सकता है, यूरोप में कड़े डाले जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कड़ा पड़ सकता है, उसके पाँव में कड़ा डाला जाए ना। और फिर ऐसे लोगों की लिस्ट जारी की जाए, लिस्ट जारी की जाए पब्लिकली, अपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, अखबारात में इश्तिहार दिया जाए कि इन इलाकों के ये लोगों को ये सजा मिली है, ये इनकी शक्ल है, ये इनकी सूरत है, कड़ा डालो, कड़ा डालें। कड़ा किसी, सुन लो एक बात, इससे बड़ी बहस होगी। कड़ा बुनियादी हकूक के मुनाफी नहीं है। एक ऐसा आदमी जो पूरे माशरे के लिए शर पैदा करता है, वो अपने बुनियादी हकूक के बारे में क्लेम करना उसके लिए मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है, तो हम इससे एक स्टेप आगे जाएं। और जो मैं बात कर रहा हूँ ना तफ्तीश की, वो औरत, देखो मर्द, मैं क्या हब इसमें कहूँ, हमारे कई थानों में कोई औरत चली जाए पर्चा कराने, बड़ी सोनी लगनी है। बिल्कुल ऐसे है ये कल्चर। कन्या की जड़ियां वालियां पाई हैं, कहने देती हूं तेनू दसदी नहीं है, हैं बड़ी सुर्खी लाई है। अच्छा हम तो पल्लू क्या कर रहे हैं, और लाओ चली का पल्लू, वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट कराने गई है। सुन लो मेरी बात, वो कंप्लेनेंट है और वो उनका पट्टा जो हमारे टैक्सेस के ऊपर वो बैठे हैं, वो कहते हैं मुंह तो पल्लू उतारो, who the hell he is to do it? देखें, we have to fight a long war। बिल्कुल ठीक। हम अपनी बच्चियों, बहनों और बीवियों और मां को इन दरिंदों के हवाले 70 साल तक करते रहे हैं। 70 साल यही डिबेट होती रही है, फांसी देनी है नहीं देनी है। अब थैंक्स गॉड मैंने कभी भी इमरान खान की तारीफ नहीं की जब से वो इक़्तिदार में आया। कल मैंने ट्वीट की है, मैंने कहा कि मैं बकायदा, वो क्या होता है डैश डाल के, इमरान खान, मैंने कहा इमरान खान मैं तेरे इस फैसले के साथ हूँ। बिल्कुल ठीक है। आपकी इमोशंस इफ्तिखार साहब इस सोसाइटी की उस पूरे माइंडसेट को डिपिक्ट करते हैं जो लोग डिमांड कर रहे हैं। वेल, थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब एंड थैंक यू सो मच मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। इट्स अ लॉन्ग वे अहेड फॉर गवर्नमेंट। उम्मीद करते हैं कि एक प्लान पर होकर सब पार्टी इसको मुत्तफिका तौर पर एक कानून बनाएं और इस पर इम्प्लीमेंट हों। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले हम टॉप स्टोरीज पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि इस घंटे में हम आपको क्या क्या खबरें देने वाले हैं। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा या वाइट लिस्ट में, फैसला अक्टूबर में होगा। पेरिस में 14 से 21 सितंबर तक FATF का इजलास जारी रहेगा। दोहा में तालिबान और अफगानिस्तान हुकूमत के दरमियान अमन मुज़ाकरा जारी। वो अब्दुल्ला ने कहा कि अगर दोनों फरीक मिलकर दयानदारी से क़याम अमन के लिए काम करें तो अफगानिस्तान की मुश्किलात कम हो सकती हैं।
पाकिस्तान के छठे वज़ीर आज़म इस्माइल इब्राहिम चौधरीगर का 123वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। और बेमिसाल पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल कादिर की आज 65वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उनके मदाह आज उनको याद कर रहे हैं। टॉप स्टोरीज आपने जानी और इस में सबसे पहले जो हम इस पूरे रनडाउन में आज शो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस कदर इशू बढ़ता जा रहा है अबूज़र कि कंट्रोल में नहीं आ रहा। फीमेल्स चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी जगह पर हो, उनको हैरासमेंट का सामना करना पड़ता है। दैट इज़ ट्रू, इसमें कोई शक नहीं है। और अब ये हैरासमेंट ऑनलाइन बुलिंग की सूरत में, ऑनलाइन हैरासमेंट की सूरत में बहुत बढ़ती जा रही है। और इस हवाले से ख़ास तौर पर अगर मैं जर्नलिस्ट का जिक्र करूं, जिसमें मैं और आप सिग्नेटरी भी रहे हैं, सपोर्टिव भी रहे हैं, जो एक कैंपेन शुरू की गई कि अटैक वॉन्ट साइलेंस अस, उसमें एजेंडा ये था कि जो फीमेल्स को हैरास किया जाता है उसके अगेंस्ट एक बाकायदा एप्लीकेशन लॉन्च की गई। बिल्कुल, एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। अब ये मामला बेसिकली एक सोच का है जिसके खिलाफ हम सब ने आवाज़ उठानी है। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक शुरुआत होती है, आप पहले पीछे हटकर वार करते हैं जब आपको मालूम नहीं होता कि ये शख्स मुझे क्या कर सकता है रिस्पॉन्स में। उसके बाद आप सामने आते हैं और उसके बाद फिर आप सामने आने के बाद उस शख्स को नुकसान भी पहुँचाते हैं। फिर नुकसान पहुँचाने के बाद इस हद तक जाते हैं जिस तरह से वाक़यात के ऊपर पिछला पूरा हमने घंटा यही सिचुएशन डिस्कस की कि इस मुल्क में कहाँ पर जा रही सिचुएशन और फिर इसका हल क्या है, तलाश किया जाएगा इसका हल भी। और ये जो ऑनलाइन हरासमेंट है इसके ऊपर सबको मिलकर बात भी करनी चाहिए, क्योंकि होता ये है कि बहुत सी ट्रोल्स को हमने देखा कि आप उसको आइडेंटिफाई करने जाते हैं तो वो फेक अकाउंट निकलता है। एक शख्स कोई फॉलोवर नहीं, कोई पोस्ट नहीं, चार अकाउंट बना के एक शख्स बैठा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि एक तो उसके आगे पीछे का आपको पता लग जाता है कि ये फेक अकाउंट है, फिर इस कदर गलीज ज़बान इस्तेमाल की जाती है पब्लिक अकाउंट्स के ऊपर कि आपको समझ नहीं आती है कि किस तरीके से ये पूरा मामला जो है वो चलेगा। अब ख़वातीन जर्नलिस्ट के बाद अगर हम आ जाएं ऑनलाइन हरासमेंट इन जनरल और लोगों के साथ, कल ट्विटर पर एक टॉप ट्रेंड चल रहा था, जो वो टॉप ट्रेंड था वो था इब्शाम जाहिद बिहाइंड द बार्स। और मतलब विद इन आवर्स ये ट्रेंड जो है वो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया और फिर उसकी कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर्स, कुछ स्क्रीनशॉट्स जो है वो वायरल हो रहे थे। और ये वो साहब हैं जो गन्स दिखाकर अपनी मर्दानगी का सबूत देते हुए एक लड़की, फातिमा नामी लड़की को ब्लैकमेल कर, तो बेसिकली अब देखिए ब्लैकमेल कर रहा है वो ऑनलाइन गन्स दिखाकर, इसके अलावा वो फाउल लैंग्वेज, फिल्थी लैंग्वेज यूज़ करके, थ्रेट करके, और ये भी कहा इसने कि मैं तुम्हारे घर पर आकर वो सब करूँगा और सारी दुनिया देखेगी कि वो इसको किस तरह तक ज्यादती का निशाना बनाना चाहता है। मेंटल टॉर्चर, इसके अलावा फिजिकल टॉर्चर। तो ये वो सोच है। और फिर अगर उसके वालिदैन आकर फिर वही अगर उसको डिफेंड करते हुए कहें कि ये इसको एंगर मैनेजमेंट, और ये हुआ है वालिदैन ने, क्योंकि 2 साल से सिलसिला चल रहा था और इब्शाम के वालिदैन ने फातिमा के वालिदैन से आकर माजरत की, माफ़ी मांगी, लेकिन साथ ही ये कह दिया कि हमारे बच्चे के एंगर मैनेजमेंट इशू है। तो भाई एंगर मैनेजमेंट इशू है तो उस बच्चे को घर पे बांध के रखो, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि वो जिसका दिल करे वो उठ के ऑनलाइन व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, किसी को भी हरास करना शुरू कर दे। जैसे अभी इफ्तिखार साहब ने कहा ना, ऐसे शख्स को फिर आप पहले तो सजा दें, फिर कड़ा डाल के रखें ताकि लोगों को ये पता लगे कि इसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसको मेंटल इश्यूज क्या हैं, ये एंगर मैनेजमेंट के नाम पर ये क्या क्या दुनिया में करने जा रहा है, कर सकता है। और ये थ्रेट होते हैं सोसाइटी में, इसकी वजह से आप देखें कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। लोग, एक और बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में जो कि मैंने देखा, हम लोगों को शायद मालूम, हम लोग पढ़ते नहीं है, हिस्ट्री नहीं देखते कि हमारे यहाँ पे क्या होता है। जब आपने देखा 80s में किस तरह से सख्त कानून बनाए गए, उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके ऊपर आप जब इल्ज़ाम लगाने जाते हैं या फिर आप कहने जाते हैं मेरे साथ ज्यादती होगी, उल्टा आपको पकड़कर खवातीन को साथ जेलों में बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद जब हदूद ऑर्डिनेंस आया उसमें जो 20 साल गुजरे, आपने देखा कि क्या हुआ कि बहुत सी खवातीन डर कर घर पर बैठ गई, उनके साथ ज्यादती हुई, उनके साथ हैरासमेंट हुई। उन्होंने बताया नहीं कि कहीं हम पर ही उल्टा इल्जाम लगा दे, उसकी आज तक कड़ियां आज तक मिल रही हैं कि खवातीन को कंट्रोल नहीं करना, एम्पावर करना है, लड़कों की तरबियत करनी है ताकि सिचुएशन बेहतर हो। ज्यादा दूर क्यों जाते हैं अबूज़र, मैं खुद आपके सामने मिसाल बैठी हूँ कि अभी रिसेंटली मेरी एक पब्लिक पोस्ट पर इंस्टाग्राम के ऊपर एक साहब
जिन्होंने कुछ इस किस्म के कमेंट्स किए कि आई कैन नॉट इवन रिपीट देम, बट उनका मतलब ये था कि जिस किस्म के हम कपड़े पहनते हैं हम वेलकम करते हैं जी, कि खुदा ना खास्ता कि हम इन इंसिडेंट्स की वजह है, खवातीन जो हैं वो बाहर निकलती हैं, ये माइंडसेट था जो वो कह रहा है। वो ये कह रहा है कि जो भी विक्टिम हुआ उसकी वजह भी वो विक्टिम ही था, और आपको भी उसने कहा कि आप भी नेक्स्ट विक्टिम होंगे। ये उसने दुआ भी की है, दुआएं भी की है, तो मतलब। और आप इसकी शक्ल पे देखिए, क्या एक शख्स के बारे में आप कह सकते हैं जब वो सोसाइटी में फिरता है, देखिए किसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, कोई जो सोच सकता है, कुछ जान सकता है कि इस शख्स के दिमागी तवाज़ुन किस तरह से है, क्या सोच रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, और ये किसको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी सोसाइटी में इस कदर ज्यादा कि मैं हैरान हो जाती हूँ। एंड ऑल्सो ये जो ट्रोल्स किए जाते हैं, फिर इस तरह से जो मैसेजेस किए जाते हैं, बुली किया जाता है, आप सोचिए कि हमारी भी फैमिलीज हैं जो इन प्रोफाइल्स पर एग्जिस्ट करती हैं, वो ये कमेंट्स पढ़ती हैं, अच्छा, आपको याद होगा जब आपने ये जब देखा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा ये चीज़ को उठाना चाहिए, आवाज़ इस बात को ओपन करना चाहिए कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। आप इसको सोशल मीडिया पर लगाएं, लोग देखें कि ऐसी सोच हमने उसकी खुद ये हमारी थी कोशिश हाइड ना करें, इस शख्स को हाइड ना करें, इसको बताएं कि ये है वो शख्स जो कि थ्रेट कर रहा है। क्योंकि फातिमा वाले इंसिडेंट में जो अभी हम इमशाम वाला डिस्कस कर रहे थे, इट टुक हर 2 years टू केम फॉरवर्ड, और उसने वो सारे स्क्रीनशॉट जो है वो पब्लिक किए। आई थिंक इनकी सबसे बड़ी सजा और इनिशिएट तो वहीं से हो जाता है जब आप पब्लिक कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो इनकी एक जलालत का सिलसिला शुरू होता है वो बड़ा जबरदस्त है। अगर आप छुपा रहे हैं तो बेसिकली आप जुर्म को छुपा रहे हैं। जिस शख्स ने जुर्म किया है उसको बताएं कि ये है वो शख्स, उसको आइडेंटिफाई करें, दुनिया को दिखाएं ताकि वो एलिमिनेट हो, लोगों को आइसोलेट किया जाए, उसको बताया जाए कि तुम्हारी ये सोच है बड़ी गलत है और इसकी उसको सजा भी मिलनी चाहिए, जो भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए वो की जानी चाहिए। उसको हाइड अगर करेंगे तो फिर ये मामला मजीद बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब इस सारे इश्यूज में हमारा ट्रस्ट रहता है एक ऐसे इदारे पर जो कहा जाता है कि हमारे कवानीन बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे सोशल मीडिया कवानीन बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, सोशल मीडिया बुलिंग के खिलाफ, हरासमेंट के खिलाफ आप कंप्लेन फाइल करें तो फ़ौरन एक्शन लिया जाता है, और वो इदारा है FIA का साइबर विंग। अब साइबर विंग किस तरह से काम करता है, कैसे आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, साइबर विंग के अपने मसाइल क्या हैं, और कहाँ कहाँ एक लैक है जो हम महसूस करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। साइबर विंग के हेड आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके, ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। अच्छा, अब ये पूरा मामला जो हमने मुख्तलिफ चीज़ों पर जिक्र किया, वो चाहे फीमेल जर्नलिस्ट हरास हो रही हों जिस पे अटैक ऑन साइलेंसर्स के ऊपर एक पूरा बाकायदा बिल भी लाया जा रहा है, वो चाहे फातिमा का इंसिडेंट हो कि इब्शाम जाहिद शुड बी बिहाइंड द बार्स, वो चाहे मेरे साथ ही इंसिडेंट क्यों ना पेश आया हो, क्या कानून इस हवाले से साइबर विंग का इन लोगों को अकाउंटेबल ठहराता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और आपने बिल्कुल सही बात की कि हम लोग आजकल हमारा मुआशरा जो है सोशल मीडिया को हम लोग बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करना शुरू हो गए हैं। यानी इस पे कोई एजुकेशन नहीं है हमारी, कोई पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं है। उसका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसी हमारी शायद 50% से ज़्यादा ऐसे पेरेंट्स हैं जो खुद नहीं जानते सोशल मीडिया का यूज़। तो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ओपन हो गए हैं, और जिसको थ्रेट करें, फिर ये नहीं है कि इस पे लोग पकड़े जाते हैं, ये क्राइम है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि ये क्राइम होता है। तो डेफिनेटली इसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। हमारे जो सीनियर्स हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको कुरिकुलम का हिस्सा बनाया जाए, तालीमी निसाब का हिस्सा, और स्कूल में बनाया जाए, ताकि जब वो कॉलेज में आए, स्कूल में उनको एजुकेट किया जाए कि सोशल मीडिया को यूज़ किस तरह से करना है। और देखें, हमने जो पिछले 10-12 साल से ये साइबर विंग में होते हुए ये नोट किया कि सोशल मीडिया का क्राइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और इसके बारे में इसको कम से कम इस तरह किया जा सकता है कि हम इसके बारे में अवेयरनेस दें लोगों को, बच्चों को, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मीडिया पे ये बताएं कि क्या क्या चीज़ क्राइम के ज़ुमरे में आ जाती है और आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है। लेकिन इसका हल तभी होगा जब बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हरास करना, बुली करना, ये बिल्कुल साइबर क्राइम एक्ट जो है उसका सेक्शन 20, सेक्शन 24, सेक्शन 21 जो है उसके ऊपर
उनका इतलाक होता है। सेक्शन 16 है जो आसिफ साहब, बात प्रोफाइल को आपकी डील बात करता है। समझ आई कि आपने कहा कि बेसिकली आप चाहते हैं कि करिकुलम में डाला जाए और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिससे लोगों को समझ आएगी कि ये इसको इस्तेमाल कैसे है। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस तो हो गया, बड़ी अच्छी बात है, होपफुली ये गवर्नमेंट इसके ऊपर काम भी करेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म क्या सोचा है आपने? क्योंकि ये हल हमें चाहिए। अब जिस तरह से इमरान खान साहब ने कह दिया, बहुत बेहतर और बड़ी जो पाकिस्तान भरपूर में इसमें सपोर्ट भी किया जा रहा है कि जी सख्त सजाएं दी जानी चाहिए ऐसे मुजरिमों को, वो तो चले एक और मामला है। ये जो साइबर क्राइम के ऊपर सजाओं को होने के लिए सबसे पहले ट्रायल तेज़ी उसके लिए चाहिए, उसके लिए प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स चाहिए, वो नज़र नहीं आता। बहुत सी शिकायत हैं कि रिस्पॉन्स नहीं है, फेक अकाउंट तो FIA के अपने बने हुए हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बाकी वो तो मैंने बताना था, मुझे FIA के फेक अकाउंट से मैसेज आया, उस पर तो मैंने अभी आना है, आपसे बात करनी है उस पर। उसमें ऐसा है कि शॉर्ट टर्म में दो चीजें हैं जी। पहली चीज जो आप बात कर रहे हैं कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको कानून के कटहरे में लेके आए, उनको अरेस्ट किया जाए और उनको सजाओं तक लेके जाया जाए। सोशल मीडिया में हमारे साथ बड़ा एक प्रॉब्लम है, हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम भी कह सकते हैं उसको, ये भी कह सकते हैं कि कुछ हमारे मामलात, कुछ मसाइल इस तरह के हैं, हम बंदा आइडेंटिफाई करके पकड़ते हैं और जो विक्टिम होता है, जो कंप्लेनेंट होता है, वो उसको माफ कर देता है क्योंकि वो उसका कोई ना कोई अजीज रिश्तेदार, कोई उसका करीबी ताल्लुक वाला निकलता है। सोशली इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि वो मजबूर हो जाते हैं समहाउ, या उनको माफ कर दो, गलती हो गई, तरस आ जाता है, उन पे माफ कर देते हैं। बट अल्टीमेटली हम ये कहते हैं कि उनका मसला हल हो जाता है, जो उनके लिए जो ब्लैकमेलिंग हो रही होती है या उनके साथ मसाइल चल रहे होते हैं। इसलिए ये वो रीजन है जिसकी वजह से साइबर क्राइम में सजाएं कम है। इस पे कल मैंने एक ट्वीट भी किया था जी, बिल्कुल। और दूसरी चीज इसको रोकने के लिए अरेस्ट करने के अलावा रोकना वो इससे भी ज्यादा जरूरी है कि साइबर क्राइम के बारे में लोगों को अवेयरनेस दी जाए, जिसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। FIA साइबर क्राइम के प्लेटफॉर्म से और हम लोग उससे हटके इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि हमें इस चीज की समझ आ गई है, 10-12 साल हो गए हमें इसको इन्फोर्स करते हुए पाकिस्तान में, कि हमें इसको रोकना ज्यादा जरूरी है। इसकी प्रिवेंशन के लिए काम करना ज्यादा जरूरी है जी। अवेयरनेस और प्रिवेंशन के लिए काम करना ज्यादा जरूरी है। अवेयरनेस और प्रिवेंशन जो है वो इसको लॉ एनफोर्स करने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों को, लोगों को समझाना जरूरी है कि ये क्राइम है और इसमें ये सजाएं हैं। और दूसरी चीज ये कि विक्टिम्स को, लोगों को ये बताना जरूरी है कि आप इस क्राइम से बच किस तरह सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आसिफ साहब, ये बात तो हो गई अवेयरनेस, प्रिवेंशन और FIA क्या चाहता है और क्या कर रहा है। अब जरा हम बात कर लेते हैं एक तो पर्टिकुलरली इस फातिमा इब्शाम वाले इंसिडेंट के ऊपर कि बहुत से लोगों ने आपको इसको ऑब्वियसली रिपोर्ट किया है, उसका फर्दर मामला कैसे हैंडल होगा। दूसरा, अगर साइबर क्राइम विंग का नेटवर्क ही स्ट्रॉन्ग उस तरह से ना मिले, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करना चाहें, आपका URL स्पेसिफाइड ना हो, ये मेरे साथ हुआ है, आई कुडंट फाइल इट ऑनलाइन, आप ईमेल करें तो रिस्पॉन्स किस तरह से आता है, कितना टाइम टेकिंग होता है पूरा मामला, इस पर हम बात करेंगे। कैसे आसान बनाया जा सकता है उन लोगों के लिए कि वो रिपोर्ट करें इंस्टेड दैट दे हैड टू कम टू योर ऑफिस टू रिपोर्ट साइबर क्राइम। इन इश्यूज पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। FIA के डिप्टी डायरेक्टर साइबर विंग आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम ऑनलाइन बुलिंग, हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं और ये कल्चर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने की ज़रूरत है। आसिफ साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, जो एक इंसिडेंट हमने डिस्कस किया फातिमा और इब्शाम वाला, आपके नॉलेज में बिल्कुल होगा क्योंकि उसको बाकायदा रिपोर्ट भी किया गया है। अब क्या होगा इस मामले पर? FIA किस तरह से हेल्प कर सकता है उस लड़की को? ये शख्स तो बाकायदा हैवी वेपन्स दिखा रहा है अपनी वीडियो के ऊपर, अपने ट्वीट्स में या जो भी उसके मीडियम वो यूज करता है। जी बिल्कुल, इस पे जो है उसको बुलाया जाएगा और उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। हमारा सेक्शन 24 है साइबर क्राइम एक्ट का, पीका जो है हमारा, उसका वो साइबर स्टॉकिंग को डील करता है कि अगर किसी को भी सोशल मीडिया के जरिए किसी को हरास किया जाएगा, किसी को ब्लैकमेल किया जाएगा,
तो उस पर सेक्शन 24 का इतलाक होता है और उसकी 3 साल तक की सजा है और 10 लाख रुपए तक जुर्माना है। तो ये है कि एज पर लॉ जो भी होगा साइबर क्राइम विंग जरूर उस पर कार्रवाई करेगा। ठीक और है। कितने टाइम में ये, क्योंकि टाइम बड़ा मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी जी इस तरह के जो मैटर्स हैं ये बड़े क्लियर होते हैं, इस पे कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये विद इन अ मंथ सॉल्व होने वाले मैटर हैं। ठीक है, चलिए सही है, विद इन अ मंथ ये सॉल्व हो जाएगा। हम भी चाहते हैं कि इसका कोई होगी और हल निकले। ठीक है आसिफ साहब, अब हम बात करते हैं, चूंकि आपने कहा कि विद इन अ मंथ इस मामले का हल निकल आएगा, बड़ी अच्छी बात है। अगर बात करें कोई खातून की जिसको हरास किया जा रहा है ऑनलाइन, उसमें मर्द भी हो सकते हैं जो हरास कर रहे हैं या फिर कई दफ़ा रिश्तेदार भी होते हैं, जो भी मामला है, मर्दों को भी हरासमेंट का सामना होता है। बहुत से इशूज़ हैं ऑनलाइन, आपने देखा है। एक तरीकाकार बताइए हमारे नाज़रीन के लिए, आसान तरीका जो कि उसको फॉलो करना चाहिए, जिसके बाद उसको रिस्पांस भी आएगा। क्या तरीका है एक शख्स को जो कि हरासमेंट का शिकार है वो कैसे कंप्लेन करे आपको? देखिए मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो है वो इस तरह की कंप्लेंट्स जो होती हैं उसमें मुझे या डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल आईडीज़ हैं उनको टैग करके, और वो समझते हैं कि कंप्लेंट सबमिट हो गई है। ये कोई लीगल तरीका नहीं है। हमारे जस्टिस सिस्टम के हिसाब से या तो बंदे को खुद जाके कंप्लेंट करना पड़ती है, बट साइबर क्राइम एक्ट के अंदर ही हमारे उसके जो रूल्स हैं उसमें डिफाइन कर दिया गया है कि कोई भी बंदा ऑनलाइन कंप्लेंट भी सबमिट कर सकता है। हमारा पोर्टल है, हमारा ईमेल आईडी है जिस पे जो है ना वो कंप्लेंट की जा सकती है। और उसके बाद लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूँगा कि एक दफा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी कंप्लेनेंट या विक्टिम को आना पड़ता है। ये हमारे जस्टिस सिस्टम की जरूरत है और इसके बगैर हमारा प्रोसीडिंग्स आगे नहीं चलती। तो ये है कि ऑफिस आना एक दफा जरूरी है कंप्लेनेंट का या विक्टिम का। लेकिन शुरू में बड़ा मसला है ना। हाँ, ये एप्लीकेशन देने के लिए आना जरूरी है, ये कुछ समझ नहीं आया। आपने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल है, मैं किसी और की बात नहीं करती, मैं अपनी जाती बात करती हूँ। ऑनलाइन पोर्टल में 24 आवर्स तक मुझे एप्लीकेशन सबमिट करने में मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकी। ये मैं स्क्रीन पर चला भी रही हूँ कि मैंने पूरी इंफॉर्मेशन डाली, बाकायदा एप्लीकेशन फिल आउट की, बट व्हेन आई वाज सबमिटिंग इट तो URL नॉट स्पेसिफाइड आ रहा था। और व्हेन आई गॉट टू नो दिस कि ये बहुत लोगों को फेस करना पड़ता है। तो अगर साइबर क्राइम का अपना ही पोर्टल काम नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं, पोर्टल का ये रीजन ये होती है जी इसकी कि इस पे जब ट्रैफिक ज्यादा होती है, मैंने अपने ऑफिस में कल बैठ के कंप्लेंट करवाई इस पे, बिल्कुल ये इश्यूज आते हैं। ये इसलिए इश्यूज ज़्यादा आते हैं कि क्योंकि इसको एक्सेस करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए एकदम से सोशल मीडिया का, और इवन फाइनेंशियल फ्रॉड जो पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से, और वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि इस पोर्टल पे इतना ज्यादा रश हो गया है कि ये लेकिन आसिफ साहब इसकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए ना फिर, मतलब अगर आपने पोर्टल बनाया जी डेफिनेटली इस पे इसको बिल्कुल इसकी उसको बढ़ाना चाहिए। और इस पे ये पिछले कुछ 10-15 दिन से हमें ये इश्यूज आ रहे थे कि इस पोर्टल को जब कोई स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं जब ये एक्सेस करना इसको मुश्किल होता है और ज्यादा दिन का टाइम ही होता है, तो इसको इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कुछ दिन तक ये बेहतर काम करेगा। सिर्फ एक और इसका ऑल्टरनेट भी हमने दिया हुआ है कि आप helpdesk@NR3C.gov.pk ये ईमेल आईडी है, इस पे किसी भी टाइम ईमेल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसके अलावा आपकी वेबसाइट पर एक व्हाट्सएप नंबर भी है जो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, वो व्हाट्सएप हो या कॉलिंग नंबर हो। दैट नंबर इज 033-66006060। उसके ऊपर अगर आप डिटेल्स भेजना चाहें या मैसेज करना चाहें, बिकॉज उसकी स्पेसिफिकेशंस में लिखा था कि आप इस पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। दैट डज नॉट रिस्पॉन्ड। देखिए ज्यादा इसमें ऑप्शंस देने की वजह आप इसके मुकाबले में अगर दूसरे डिपार्टमेंट्स का देखें कि वहां पे किस तरह से कंप्लेंट की जा सकती है, या ऑनलाइन एक सिंगल आपके पास ऑप्शन होएगा या आपको जाना पड़ेगा। बट FIA साइबर क्राइम ने इतनी सारी ऑप्शंस दी हुई हैं, ये नहीं हो सकता कि आपका पोर्टल भी काम ना कर रहा हो, आपके 9911 भी काम ना कर रहा हो। देखें अल्टीमेटली आपके पास ईमेल है, आपके पास ऑफिसेज 15 शहरों में है पाकिस्तान के, आप कहीं भी जाके अगर खुद नहीं जा सकते आप, तो देखें ईमेल का ऑप्शन ऐसा है जो जिसमें ना तो ओवरबर्डन होता है, जिसमें ना उसमें क्यू में लगना पड़ता है। तो आप ईमेल करके कंप्लेंट कर सकते हो अगर पोर्टल आपसे एक्सेस नहीं हो रहा। मतलब ऑप्शन तो आपने दे दी सारी। आसिफ इकबाल साहब, आपने कहा कि बड़ी ऑप्शंस हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक जगह नहीं, वो भी कोशिश करनी चाहिए, वो ये है कि आपने कहा कि
एक कंप्लेनेंट का ऑफिस आना ज़रूरी है, जस्टिस सिस्टम की ज़रूरत है। ये एक खातून है जिसको हरास किया जा रहा है ऑनलाइन, वो घर पर परेशान है, वो डिप्रेस है, वो हरासमेंट का शिकार है, वो आपको कंप्लेन करती है साइबर क्राइम को कि इस मामले को देखा जाए, उस शख्स को पकड़कर उसको सज़ा दी जाए। वो प्रूफ दे देती है। वो खातून कैसे अपने भाई को, वालिद को लेकर ऑफिस आएगी? वो भाई वालिद किस तरह से उसके साथ वो सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, वो उसको चुप करवा देते हैं, वो कहते हैं रहने दो, इस चीज़ को आगे मत बढ़ाओ। आपको इस चीज़ ऊपर कुछ करना चाहिए कि खातून अगर कोई कंप्लेन करती है तो उसको ऑनलाइन ही चेक किया जाए, उसके लिए खातून का आना या फिर उसके भाई का, बाप का आना ज़रूरी ना हो, इसके लिए कोई काम करना चाहिए। अच्छा, ये काम है लेजिस्लेशन का, क्योंकि जो हमें कानून दिया, हम हैं लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, हम कोई कानून बनाने वाला इदारा नहीं है। हमें जो कानून बना के दे दिया जाएगा, हम उस पे जाहिर है हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, आप इस पर कुछ कह रही हैं, सजेशंस दे रही हैं, आपकी भी जरूरत होती है ना सजेशंस। अब होता उसमें होता ये है कि हमारा जो एक दफा, मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लेंट करने के लिए आना पड़ता है, बट एक दफा देखिए, मैं आपको बताऊं, इसका आपके नाम पे कोई कंप्लेंट कर देता है, ऑनलाइन कंप्लेंट कर देता है, या किसी लड़की के नाम पे हमें कंप्लेंट आ जाती है, हम बंदा आइडेंटिफाई करते हैं, बंदा ढूंढ के पकड़ लेते हैं, वो लड़की कहती जी मैंने तो कंप्लेंट ही नहीं की और ना मुझे इस चीज पे एतराज है, मैं तो इसको परसू नहीं करना चाहती, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। कंप्लेनेंट को और कंप्लेंट का वेरीफाई करना कि वेदर दे आर जेन्युइन और फेक, ये जरूरी है, वरना तो हम फेक कंप्लेंट्स के पीछे सारा दिन लगे रहेंगे, लोगों को आइडेंटिफाई करते रहेंगे। फेक कंप्लेंट्स भी हमारे पास आती हैं, वो तरीका है कि हम कंप्लेनेंट या विक्टिम को बुलाते हैं और वो फिल्टर हो जाती हैं जो ओरिजिनल कंप्लेंट्स होती हैं। ये जरूरी है, अदरवाइज भी जरूरी है, और ये बिल्कुल कानून के मुताबिक है। और दूसरी चीज ये कि जब आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाते हो, अदालत में जब उसका ट्रायल चलता है, तो वहां पे विटनेस देना पड़ता है जो विक्टिम होता है। विक्टिम के विटनेस के बगैर सजा नहीं हो सकती। ये हमारा कानून का हिस्सा है, तो इसलिए एक दफा बुलाना जो है वो हमारे पास जरूरी होता है, ये रीजन है। अच्छा, ये आपकी रीजन बड़ी जस्टिफाइड है कि क्योंकि फेक अकाउंट्स, फेक रिपोर्ट्स, फेक एप्लीकेशंस, फेक शिकायतें, इसका कल्चर बहुत ज़्यादा आम है हमारे यहाँ पर, तो आई थिंक वो वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है। अच्छा आसिफ साहब, अब ये कहिएगा कि एक ऐसा इदारा जिसके ऊपर बड़ा एतमाद है एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने अपना इतना एक इमेज बिल्ड कर लिया है कि लोग अब धड़ाधड़ शिकायतें करते हैं, ये ट्रस्ट रखते हुए कि ये इदारा हेल्प करेगा। अब वो साइबर क्राइम विंग या FIA जहां लोगों को इंसाफ फराहम करता है, उसके अपने फेक अकाउंट्स चल रहे हैं। अभी रिसेंटली मुझे ट्विटर पर एक FIA पाकिस्तान के नाम से अकाउंट चल रहा है, उससे मुझे मैसेज आया कि वी हैव आपकी एप्लीकेशन को हमने देख लिया है एंड साइबर विंग इज लुकिंग इनटू इट। व्हेन आई ओपन दैट अकाउंट तो वो इट हैड 4000 फॉलोअर्स। अब आप देखिए कि इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। जी, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं सीमल यहाँ पे कि वो अकाउंट वाकई FIA साइबर क्राइम का है। अच्छा। जो जिसके ऊपर ऑफिशियल अकाउंट लिखा हुआ है, 4000 उसके फॉलोअर्स हैं, क्योंकि वो अभी बनाया गया है। वो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि हमारे FIA साइबर विंग का ट्विटर अकाउंट, ट्विटर हैंडलर और है, और हमारा जो FIA के हमारे 7-8 विंग हैं FIA के अंदर जो काम कर रहे हैं। अच्छा। इसलिए वो सारे डिफरेंट आइडेंटिटीज के साथ काम करें, जैसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलग विंग है। तो आई शुड अप्रिशिएट कि फिर तो रिस्पांस आ गया, एक्चुअली ऑफिशियल अकाउंट से रिस्पांस आया। वेरी नाइस। अच्छा आसिफ साहब, जी वो ऑफिशियल अकाउंट, ठीक है, वो ऑफिशियल अकाउंट है। इसके अलावा भी मजीद डिटेल्स भी सामने आ रही हैं, जो अकाउंट्स हैं और जो फेक होते हैं, ऑब्वियसली उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। ये बताएं कि जो कार्रवाई की बात अगर करें, मिनिमम सजा क्या दी जा रही है अगर कोई शख्स इस तरह से हरासमेंट या फिर कोई साइबर क्राइम में मुलविस पाया जाता है, और मैक्सिमम सजा क्या दी जा रही है अब तक? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पहला केस था वो यही था हरासमेंट के हवाले से, जिसमें सजा हुई। अब बाय चांस ये हुआ कि वो मेरा ही केस था। अच्छा, उसमें 20 माह की सजा हुई और 3 लाख रुपए जुर्माना हुआ। वो उसका ये यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जो ट्रायल की बात हो रही थी कि सालों चलते हैं, वो विद इन 8 मंथ्स उसको सजा हुई अरेस्ट करने के बाद। और दूसरी चीज ये है, 24 पे मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ और 24 की टीम के साथ हमने रेड किया था। वो आपका ही प्रोग्राम था और 8 महीनों में सजा हो गया था वो बंदा जी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो मैक्सिमम सजा अभी तक हुई है
वैसे तो डिफरेंट उसमें हुई है, लेकिन वो 7 years की हुई है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केस में। जो सरगोदा का चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्कैम था उसमें 12 लाख रुपए जुर्माना साथ में हुआ। लेकिन इनके अच्छा वो मैक्सिमम सजा थी 7 साल की जो कानून में लिखी हुई है। इसका मतलब है कि अगर वहां पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती। जिस लेवल की तफ्तीश की गई थी, तो इसका ये हमारी सजाएं हो रही हैं यहाँ पे। बट जहां पे परसू किया जाता है, जहां पे ज्यादातर ये होता है कि लोग बैकआउट कर जाते हैं जो हमारे कंप्लेनेंट्स होते हैं, उसकी वजह से सजाएं ज्यादा नहीं हो पाती। जबरदस्त जी, हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से साइबर क्राइम अफाल किरदार अदा करता रहे और सोसाइटी में जो हरासमेंट का शिकार लोग हैं और जो भी साइबर क्राइम के इशूज़ हैं उनका हल जो है बड़ा ज़रूरी है और उसमें आपका बहुत कलीदी किरदार है। बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और डिटेल में हमने डिस्कशन किया। बिल्कुल सही। इसी के साथ जाना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक ले लेते हैं फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है, जिसका मकसद एक पायदार सीज़ फायर समेत कई अहम अमूर पर बातचीत है। बैनुल अक़वान मुज़ाकरात की इफ्तिताही तकरीब दोहा में हुई, जबकि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा कतर की दावत पर वीडियो लिंक पर इसमें शिरकत करेंगे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदा खसूसी बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक भी शरीक हुए। बिल्कुल, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वीडियो लिंक के जरिए बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात तकरीब से खिताब करते हुए ये भी कहा कि मुज़ाकरात का इनेकाद अफ़गान अमन के लिए संग मील की हैसियत रखता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से यही था कि अफ़गानिस्तान मसले का हल ताकत से मुमकिन नहीं है और ये सिर्फ मुज़ाकरात से ही हल हो सकता है। इन मुज़ाकरात के आगाज़ पर अफ़गान हुकूमत और इसके इत्तेहादियों बशमूल अमेरिका ने जंग बंदी का मुतालबा भी किया था, लेकिन इन दोनों के खिलाफ जंग लड़ने वाले तालिबान, जिनकी हुकूमत का खात्मा 2001 में किया गया था जब अमेरिका ने हमला किया 9/11 के बाद, तो मुज़ाकरात की मेज़ पर एक बार फिर भी सुलह की बात नहीं की गई। वफूद ने इफ्तिताही तकरीब के दौरान इंतबाह ये भी किया कि ये मुज़ाकरात तवील और पेचीदा हो सकते हैं और मुज़ाकरात आई थिंक होते ही इसलिए हैं ताकि तमाम कॉम्प्लिकेशंस को दूर किया जा सके, आपसी मामलात को सेटल किया जा सके। मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में जारी हैं जब अफ़गानिस्तान तशद्दुद की लपेट में है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि इस बारे में शक नहीं कि आने वाले दिनों में उन्हें अनगिनत मुश्किलात का सामना करना होगा। उन्होंने दोनों फरीकैन पर जोर दिया कि वो इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अफ़गानिस्तान में अमरीकी क़यादत में दाखिल अंदाजी और दरअंदाजी की 2 दहाइयों का सिलसिला जो जारी था, वो मुल्क में रोज़ाना दर्जनों शहरी मारे जा रहे थे, जबकि अफ़गान मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। लाखों लोग बेरोज़गार हुए, गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि आई थिंक डायलॉग्स इज़ द ओनली सोल्यूशन इस पूरे रीजन में, खास तौर पर अफ़गानिस्तान में अमन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बिल्कुल, जैसे कि मामला है अफ़गानिस्तान में अमन के लिए तमाम अब फ्रीकैन जो है वो टेबल पर आ चुके हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंटरनेशनली अगर देखा जाए, पॉलिटिकली देखा जाए। इसमें पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त किरदार रहा है और इसके साथ साथ एक और इशू है जिस पर हमने बात करनी है और वो है FATF पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलना और वाइट लिस्ट में वापस आना। ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए और इसी सिलसिले में आपको बताएं कि इन और इजलास जारी है। हालिया हफ्तों में पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए अपना TF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया था, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पर यह जानने के लिए मुसलसल नज़र रखी जाएगी कि वो दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की माली मुआवनत को रोकने के लिए क्या क्या इक़दाम कर रहा है। बिल्कुल, इसकी कुछ शराइत होती हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत से लोग जनरली भी इस टर्म से जानते तो हैं कि ये टर्म एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये होती क्या है ये आज हम आपको बताएंगे। FATF एक बैनुल हुकूमती इदारा है जिसका क़याम 1979 में अमल में आया था। इदारे का बुनियादी मकसद बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम को दहशतगर्दी, काले धन को सफ़ेद करने या इस किस्म के दूसरे खतरात जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग सरे फहरिस्त है उससे महफूज रखना है। और इसके साथ साथ इसका मकसद ये भी है कि कानूनी इंज़बाती और अमली इक़दाम किए जाएँ और डिसिप्लिन रखा जाए, मनी लॉन्ड्रिंग रोकी जाए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अरकान की तादाद 37 है, यानी कि 37 ममालिक का वफ्द होता है जिस पर डिस्कशन करता है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, चीन, भारत, तुर्की समेत 25 ममालिक, खलीज ताउन काउंसिल भी है, इसमें यूरोपीय कमीशन भी शामिल है। ये फैसले करते हैं कि FATF में किसको रहना चाहिए और किसको
नहीं रहना चाहिए लिस्ट में। तंजीम की बुनियादी जिम्मेदारी आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए इकदाम करना है और मेक श्योर करना है कि जो मेंबर्स हैं इसके वो इन तमाम SOPs और जो रूल्स बनाए गए हैं FATF के उनको फॉलो करें। बहरहाल पाकिस्तान इस सिलसिले में ज़रूरी इकदाम उठाने के लिए अक्टूबर 2019 तक का वक्त उनको दिया गया था, जिसके बाद 4 महीने की तौसी भी की गई। पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई कि वो इन तमाम इश्यूज को, जितने पॉइंट्स हैं, उनको क्लियर कर देगा। बिल्कुल, अब ये मोहलत जो है वो ऑब्वियसली भी है और अब फैसला होना है। अब 14 से 21 सितंबर को होने वाली FATF की मीटिंग में इस बात का जायजा लिया जाएगा कि जो मामलात हैं पाकिस्तान ने इसमें कितनी पेशरफ्त की है। फिर पाकिस्तान की किस्मत का फैसला अक्टूबर में होना है। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहेगा या फिर नहीं रहेगा, वाइट लिस्ट में पाकिस्तान वापस आएगा, क्या मामला है, ये तमाम सिचुएशन है जिस पर हमने बात करनी है। पाकिस्तान ने कितना बेहतर काम किया, पाकिस्तान ने कैसे काम किया, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सलीम बुखारी साहब, सीनियर तजियाकार हैं, जिनसे हम अफगानिस्तान के उमूर पर भी बात करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ FATF में अब तक क्या किया और पाकिस्तान के लिए क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अबूज़र। बुखारी साहब, सबसे पहले तो मामला जो कि हमने पहले डिस्कस किया, अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे लगता है ऐसे कि अमन के लिए अब रास्ता खोला जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये वाकई वो कोशिश थी जिसके लिए पूरी दुनिया चाहती थी कि उस पर हो जाए अमल दरामद, वो शुरू हो चुकी है या अभी भी कुछ मसाइल आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मुज़ाकरात जो हैं अब एक ऐसी सिमत की तरफ जा रहे हैं जहां ये तवक्को की जा सकती है कि अफगानिस्तान जो पिछली 2 से ज्यादा दहाइयों से टर्मोइल का शिकार है, वहां कोई ना कोई अमन का रास्ता जो है वो दरियाफ्त होगा। और इस सिमत में पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उसके बारे में मेरे ख्याल से ना किसी को कोई शुबा होना चाहिए। पूरी दुनिया में इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है कि पाकिस्तान अगर ना हो तो तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पे लेके आना जो है ये एक नामुमकिन बात थी। दूसरी बात, इस बात पर मुझे परेशानी है, जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ वो ये कि एक तरीके के बाद हिंदुस्तान का किरदार अफगान अमन से यानी फारग हो गया था, लेकिन अब अचानक मैं फिर सुन रहा हूँ कि हिंदुस्तान के वजीर खारजा ने भी उस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है जो इस वक्त कतर में हो रही है। ये मेरे लिए यूं परेशान कुन है कि हिंदुस्तान का कोई ताल्लुक इस खित्ते से नहीं है जहां अफगानिस्तान है, और ना उसका कोई बॉर्डर उससे मिलता है, ना उसका कोई बराह रास्त ताल्लुक है। जब रूस के साथ उसका मुआहदा था तब रूस ने उसको किरदार देने की कोशिश की थी, लेकिन अफगान जंग के बाद हिंदुस्तान का कोई वहाँ किरदार बाकी नहीं था। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अफगानिस्तान में अमन में ताखीर होने में हिंदुस्तान का काफी दखल है, इसलिए कि आपको याद होगा जो 18 काउंसिल खाने थे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ वो हिंदुस्तान ने वहाँ खोले थे, जबकि वहाँ ना हिंदुस्तानी पॉपुलेशन है, ना वहाँ किसी के आने जाने के लिए किसी वीजे की जरूरत है, और उनको ट्रेनिंग कैंप्स में एक तरह से कन्वर्ट कर दिया गया था ताकि पाकिस्तान के अंदर अमन जो है उसको तहस नहस किया जा सके। तो एक तो मेरे लिए ये परेशानी की बात है, मैं तवक्को करता हूँ कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस और वजीर खारजा साहब इस तरफ फिर जरूर कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान को इससे बाहर रखा जाए। जहाँ तक कतर के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें भी पाकिस्तान का रोल बहुत नुमाया है, और ऐसे लग रहा है कि चूंकि अफगान कैदियों की रिहाई जो है वो शुरू हो गई है, तालिबान जो थे, और पाकिस्तान को ये भी तवक्को है कि जो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में अफगान महाजरीन बैठे हैं उनके मुल्क वतन वापसी का रास्ता भी निकलेगा। तो पाकिस्तान का अपना अमन जो है वो अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा है, और हम तवक्को करते हैं कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में एक ऐसा रास्ता जो है इंशाल्लाह। सलीम बुखारी साहब, आपने ये राइटली सेड दिस, और पाकिस्तान का ये जो रोल है इम्पोर्टेंट, ये दुनिया अब रिकग्नाइज कर रही है। इंडिया का एजेंडा भी सामने आ रहा है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ है, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के हवाले से है, और वो खुलकर FATF के मामलात में भी नजर आता है, जैसे इंडिया मुखालिफत कर देता है या जिस तरह से वो एक सिनेरियो क्रिएट कर देता है। जरा उस पर भी रोशनी डालिएगा, जो अब पाकिस्तान दोबारा से कोशिश करने जा रहा है, जिसमें हम अब हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम ग्रे लिस्ट से भी निकलकर व्हाइट लिस्ट में आ जाएं। क्या हम ये अहलियत और अभी वो तमाम रूल्स फॉलो कर चुके हैं जिसके तहत हम FATF में इम्प्रूवमेंट अपने इमेज में या रैंकिंग में लेकर आएंगे? जिमल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, इसके हवाले से काफी देर से यहाँ पर कोशिशें हो रही हैं। 2-3 इसके पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जिस कानून साजी का तकाजा हमसे किया जा रहा है वो कानून पास कर दें हम, ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोका जा सके। मदरसों के हवाले से जो दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज है उसके हवाले से कुछ किया जा सके। वहाँ पर हिंदुस्तान लॉबी करता है हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से
में ही रखा जाए बल्कि ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। लेकिन वहाँ चूंकि तुर्की और चीन जैसे लोग हमारे दोस्त मौजूद हैं, इस वजह से उनकी कोशिशें पूरी तरह तो कामयाब नहीं होती हैं। दूसरा पहलू इसका यह है कि मुल्क के अंदर कानून साजी की जाए, जिसके लिए हुकूमत को चाहिए था कि वो अपोजिशन के साथ कोई वर्किंग इक्वेशन बना के वो कानून साजी कर सके। हमने देखा पहले एक बिल नेशनल असेंबली में पास हुआ, सेनेट में फिर वो रिजेक्ट हो गया, यानी उसके खिलाफ वोट पड़ गए। ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब इक्वेशन हुकूमत और अपोजिशन की बिल्कुल ठीक कहा, हुकूमत की और ऑपोजिशन की इक्वेशन ठीक हो, उसके लिए आप जितने मर्जी बिल ले आए, जब तक आप ऑपोजिशन के साथ बैठकर बात नहीं करेंगे और एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार नहीं करेंगे जिस पे सब मुत्तफिक हों, ये बिल पास नहीं हो सकता। और अब ये बहुत जरूरी है कि बिल पास हो ताकि पाकिस्तान का इमेज क्लियर हो और FATF में भी बेहतरी नजर आए। जी बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की FATF पर और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के मामले पर। FATF में पाकिस्तान का जो इमेज है वो बेहतर हो, रैंकिंग बेहतर हो, इसके लिए जो हुकूमत कोशिशें कर रही है उसमें मजीद बेहतरी लाई जाए, मजीद कोऑर्डिनेट किया जाए ऑपोजिशन के साथ ताकि मामला मजीद बेहतर हो जाए। बिल्कुल सही। इसी के साथ आपसे हम इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।